नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में राजस्थान के इतिहास से छेड़खानी सुर्खी बनी हुई है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में राजस्थान के अंदर एक मामला बहुत ज्यादा प्रकाश में है कि इतिहास को लेकर एनसीईआरटी की एक पुस्तक में राजस्थान को दिखाने को लेकर त्रुटि की गई है। त्रुटि इस बात की कि राजस्थान के कुछ राज्य को मराठों के अधीन दिखाया गया है। आज इसी विषय पर हम अपने साथ दो इतिहासकारों को, एक इतिहासकार प्रोफेसर साहब हैं और एक इतिहासकार इतिहास के विश्लेषक हैं, हम दोनों को साथ में लेकर इस पैनल में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल मसला है क्या। क्या वाकई में राजस्थान कभी मराठों के अधीन था? मराठे आफ्टर ऑल थे क्या? क्या मराठों ने राजस्थान पर राज किया था क्या? क्या मराठों की अधीनता राजस्थान ने स्वीकार की थी क्या? राजस्थान के वो कौन से राज थे जो मराठों से कभी चौथ वसूली के नाम पर कुछ पैसा दिया करते थे क्या? ये तमाम बातें इतिहास के नजरिए से झरोखा दर्शन के तरीके से हम करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ में इतिहास के विश्लेषक के रूप में है राजऋषि राजेंद्र नरूका जी और इतिहासकार के रूप में है प्रोफेसर RS खंगरौत साहब। नमस्कार। आप दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं। नरूका जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आफ्टर ऑल ये विवाद है क्या? आज ये सुर्खी क्यों बना? देखिए अंकित जी, राजस्थान अपने आप में इतिहास के नाम पर ही जाना जाता है, वीरों की भूमि है। और अभी अखबार में भी खबर चली, सोशल मीडिया पर भी चला कि एनसीईआरटी की एक बुक में एक नक्शा छपा है और वो नक्शा है जुलाई 1759 का, और बताया गया है कि मराठा एम्पायर, उसमें राजस्थान का कुछ हिस्सा नहीं बल्कि राजस्थान तो समूचा ही दिखाया गया है। राजस्थान के ईस्टर्न के भरतपुर से लेकर हमारी जैसलमेर रियासत तक उसके अधीन दिखाई गई। इस पर कुछ राज परिवारों ने और कुछ राजनेताओं ने विरोध दर्ज किया है और अपनी आवाज बुलंद की, जिसमें जैसलमेर के महारावल चैतन राज सिंह जी ने कहा कि जैसलमेर कब अधीन था मराठों के। मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह जी, जो अभी एमएलए भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम कब अधीन थे। और महारानी साहब जो सांसद भी हैं राजसमंद से, मेवाड़ महारानी महिमा कुमारी जी ने भी कहा कि ये तो गलत बात है, ये तथ्य सही नहीं है। तो इस पर एक विवाद बना कि गवर्नमेंट भी नहीं की है, ये लोग एमएलए एमपी भी हैं उसी के हैं, और उसके बाद ये क्या विवाद है। उस विवाद को पूरे राजस्थान में गरमाया हुआ है, सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा, और आक्रोश है लोगों में। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब मराठों की बात होती है, मराठा और राजपुताना, हम जो साइंस के थोड़े बहुत पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, जिन्हें इतिहास केवल अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो पढ़ना होता है, या फिर इतिहास के नाम पर जो फिल्मों के माध्यम से दिखा दिया जाता है, कुछ उस तरह का इतिहास है। हम लोगों के लिए ये बात जब विवादों में भी आती है तो बहुत ज्यादा मंथन करने का भी मन नहीं होता, लगता है कि जिसने कह दिया ठीक ही कहा होगा। एनसीईआरटी सरकार चलाती है, वहां पे बहुत सारे इतिहासकार बैठते हैं, इतिहासकारों का मंथन होता होगा, तब जाकर एक मैप निकल कर आता होगा। आप भी बहुत सारे आयोग में रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपने एज ए ज्यूरी बैठ करके अपनी राय रखी है, इंटरव्यूज में आप रहे हैं, पैनलिस्ट आप रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला तो यही कि एनसीईआरटी में इस तरह की जब विषय वस्तु आती है, ये किसी एकाध व्यक्ति के दिमाग की उपज होती है या फिर बहुत से लोग पीछे होते हैं इस तरह की विषय वस्तु को रखने के लिए? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम प्रोफेसर RS खंगारोत है। मैं आपके सवाल पर आऊं इससे पहले मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू रखना चाहता हूं। इतिहास हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है, ये पहला पहलू है। हिस्ट्री इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इतिहास में तथ्यों को कभी बदला नहीं जा सकता। पहली चीज एक इतिहास के विद्यार्थी को यह समझना चाहिए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है। हिस्ट्री शुड बी रीरिटन। अब इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक इसलिए नहीं है कि हम इतिहास को बदलना चाहते हैं या इतिहास में तोड़ मरोड़ कर कुछ लिखना चाहते हैं। इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक इसलिए है क्योंकि समय के साथ नए तथ्यों की जानकारी मिलती है। जब नए तथ्यों की जानकारी मिलती है तो नए तथ्यों का समावेश कर पुनर्लेखन करना इतिहास में आवश्यक है।
ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इतिहास के विद्यार्थी को समझना चाहिए। हिस्ट्री इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड हिस्ट्री शुड बी रीरिटन। अब जब बात एनसीईआरटी की पुस्तक की आती है, और ये एनसीईआरटी की पुस्तक में ये जो एक्सटेंट ऑफ मराठा एम्पायर इन 1759 दिया गया है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतया गलत है। ये इस मायने में गलत है क्योंकि 1759 में राजपूताना की जितनी भी रियासतें थीं, जिसे इस नक्शे के अंतर्गत दिखाया गया है, वो रियासतें इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थीं, और वो कभी भी मराठा और मराठों के अधीन नहीं थी। अब बात जयपुर की कर लीजिए। 1759 के इस नक्शे में जो बात हो रही है, जयपुर में उस समय सवाई माधो सिंह फर्स्ट का ये पीरियड है, 1751 से 1768। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जयपुर भी मराठों के अधीन था? तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि ये एनसीईआरटी में पूरे राजपूताना को, जहां लगभग 22 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थीं, प्रिंसली स्टेट्स थीं, रियासतें थीं, वो कभी भी मराठों के अधीन नहीं रहीं। और इसलिए इस तरह की बात एनसीईआरटी की पुस्तकों के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाना, मैं ये सोचता हूँ कि इतिहास के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और ऐसा करना, मैं ये सोचता हूँ कि इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो। मेरा मूल प्रश्न फिर वही, इनको लिखता कौन है? क्योंकि मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैंने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज को बहुत बार देखा। वहां पे बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों के नाम लिखे होते थे जो आप ही की तरह प्रतिष्ठित लोग हैं। क्या वो लोग केवल नाम के लिए वहां जाते हैं या वाकई में वो इतिहास में अपना कंट्रीब्यूट करते हैं? मैं केवल क्यूरोसिटी के रूप में जान रहा हूं। देखिए, इतिहास में तथ्य कभी नहीं बदलते, मैंने आपसे अभी कहा। और इतिहास में तथ्यों को बदलने की जब कोशिश की जाती है, उसमें मूल विषय पीछे आता है कि आप किसी भी एक विशेष आइडियोलॉजी को लेकर इतिहास लेखन लिखते हैं, तो ये इतिहास लेखन के लिए एक अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस एस्पेक्ट है कि आप हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। तो फैक्ट्स को जब बदला नहीं जा सकता, और फैक्ट्स को लेकर आप जब हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये इतिहास के साथ, इतिहास के विद्यार्थियों के साथ, इतिहास पढ़ने वालों के साथ, इतिहास में रुचि रखने वालों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ठीक है दुर्गा जी, जैसे सर ने अभी कहा कि एक खास आइडियोलॉजी के साथ जब आप इतिहास को लिखने बैठते हैं, अगर मराठों को इस तरह दिखाया जाए कि वो राजस्थान पर राज करते थे, क्योंकि ये मैप यही कह रहा है कि राजस्थान उनके अधीन था, तो कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जिसे आपको लगता है कि पुष्ट करने का प्रयास इस मैप के माध्यम से किया जा रहा होगा? मैं इस बात को इसलिए रखता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी शासन है, राजस्थान में भी बीजेपी शासन है, एनसीईआरटी भी कहीं ना कहीं सरकार के ही अपने लोगों के द्वारा चलाई जाती है। तो ऐसा इन दोनों राज्यों के बीच में क्या कोई मत भिन्नता आपको दिखती है या फिर कोई इतिहास को लेकर बायसेस अंदर से चले आ रहे हैं? देखिए, इससे पहले जो आइडियोलॉजी चलती थी वो भी बायस्ड थी। आइडियोलॉजी, हम, ये सही बात है प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि फैक्ट्स बदले नहीं जाते, लेकिन फैक्ट्स को घुमाया जा सकता है, और घुमाने के लिए वो तब घुमाते हैं जब उनकी आइडियोलॉजी डिफेक्टिव हो या आइडियोलॉजी एक दिशा परक हो, डायरेक्शनल हो। चूंकि जब देश का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुए, तो मैक्सिमम ये था कि मुस्लिम्स उधर चले गए, भारत में कुछ मुसलमान रह गए। उन मुसलमानों की वोट फसल काटने के लिए पहले की जो आइडियोलॉजी थी वो मुगलों का इतिहास ज्यादा पढ़ाती थी कि भाई मुगल महान थे, और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजाओं का हारने का इतिहास पढ़ाती थी। ऐसा लगता था कि वो सिर्फ हारे। आपको ध्यान होगा कि ऐसा लगता था कि बप्पा रावल से लेकर के और सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक सिर्फ हारे ही हारे। अब वो जो चंगेज खान आया था वो तो बहुत पहले आ गया था। अब 712 से अपने ऊपर आक्रमण हुआ है भारत के ऊपर, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हम हारे हैं। तो ये 500-700 साल मतलब उन्होंने मेहरबानी की, विदेशियों ने आक्रमण नहीं किया, या फिर यहाँ के लोग लड़े? तो फैक्ट ये है कि यहाँ के लोग लड़े और वो रेसिस्ट करते रहे, 92 में वो आ गए।
92 के बाद भी सल्तनत काल आ गया और फिर मुगल काल आ गया। उसके बाद भी जब देश 1947 में आजाद घोषित हुआ, तो उसके बाद प्रिंसली स्टेट करीब 580 के आसपास थी। इसका मतलब ये हुआ कि इतने मुगलों के रहने के बाद, अंग्रेजों के रहने के बाद भी भारत की क्षत्रिय जातियां, क्षत्रिय राजाओं, देशी राजाओं के पास इतना बड़ा भाग था। अब भाग ये जब ही रह सकता है जब आदमी लड़कत है। जहां तक मराठा एम्पायर की बात है, अब जो आइडियोलॉजी आई है वो नागपुर से चलती है। बात राजस्थान और महाराष्ट्र की नहीं, वो नागपुर से चलती है। और नागपुर में जो संघ है ये अपनी खुद की आइडियोलॉजी से भटक गया है, क्योंकि क्षत्रिय ये इसका आरएसएस का जो पहला शिविर हुआ था ओटीसी, वो अलवर के जावली हाउस में हुआ था। और महाराजा तेज सिंह जी को इसलिए बंदी बनाया गया कि गॉडसे के पास जो पिस्टल निकली वो अलवर आर्टिलरी की थी। अर्थात इस आरएसएस की जड़ भी अपने राजस्थान के अलवर और मेवाड़ में पनपी। महाराणा भगवत सिंह जी उसके संरक्षक थे, और जो भंवर जितेंद्र सिंह जी के दादाजी थे महाराजा तेज सिंह जी नरूका, वो उसके अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के। उसी से आरएसएस की आइडियोलॉजी आई। लेकिन वहां से लोग भटक गए। पहले कभी आरएसएस वालों का यदि आपने नाम सुना हो, एक पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिसके चितरंजन जी शर्मा जयपुर में अभी पता नहीं जीवित हैं क्या नहीं है, आखिर तक ढोते रहे थे। उनके आदर्श राजा मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह थे आरएसएस के। अब वो धीरे धीरे ये पोजीशन आ गई कि नहीं, तुष्टिकरण की नीति आ गई। अब मुसलमानों वाली बात खत्म हो गई, भारत के लोगों का दिखाना है, लेकिन अच्छी बातें दिखाएं। पर वो मराठा एम्पायर दिखा रहे हैं। मराठाओं की भी मैं आपको निवेदन कर दूं, मराठा एम्पायर तो 1748 में ही पूरा हो गया था। उसके बाद छत्रपति नहीं रहे पावर में, पेशवा रहे और 50-60 साल उनका रहा। पेशवा इटसेल्फ मराठा साम्राज्य के भी हंता हैं, उन्होंने उसको भी अपने अधीन ले लिया। और उनकी कोई राजधानी नहीं थी, कोई ध्वज नहीं था। वो लूटपाट जैसा चौथ वसूली जिसका नाम देते हैं वो करते थे, और उसके लिए वो शिवाजी महाराज के जितने प्रिय राज्य थे उन पर आक्रमण भी करते थे। मिर्जा राजा जयसिंह जी को शिवाजी महाराज अपने गॉडफादर की तरह प्रयोग करते थे, उनको बड़ा मानते थे, क्योंकि संभाजी महाराज को संस्कृत शिक्षा मिर्जा राजा जयसिंह जी ने दी थी। और पेशवा बेसिकली संभाजी महाराज की संस्कृत शिक्षा के खिलाफ थे। वो कहते थे संस्कृत तो हम ही पढ़ाएंगे। हमारे भारत के लोग समझते हैं पेशवा भारत के ब्राह्मण समुदाय से है। नहीं, ये कोंकण क्रस्त ब्राह्मण है, ये देशज ब्राह्मण नहीं है, हमारे सप्तऋषियों वाले ब्राह्मण नहीं है, कोई बहुत नहीं मिलेंगे उनके। ये कोंकण से आए हैं और 50-60 साल में इन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप पूरा हड़कंप मचा दिया। इसी समय फ्रांसीसी आ गए, अंग्रेज आ गए। और जब वो फ्रांसीसी और अंग्रेज आए तो उन लोगों से इन्होंने हथियार भी लिए, सेना नायक भी लिए, और अपने जो देसी राजा धनुष बाण तीर तलवार से लड़ा करते थे वो कमजोर पड़ने लगे। तो कहीं कहीं लूटपाट में सफल भी रहे। जैसे बूंदी, होलकर ने और पेशवा ने मिलकर बूंदी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो कब्जा कोई कई सालों तक नहीं रहा, थोड़े दिन के लिए था, बाद में छुड़ा लिया। राजस्थान में एक बड़ी चीज आती है जिसके बारे में सुनते हैं कि जयपुर को मराठों ने लूटा, पेशवाओं ने लूटा, जो ईश्वर सिंह जी ने आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन ईश्वर सिंह जी के बीच की जो ये लड़ाई है वो उनके छोटे भाई माधो सिंह जी से थी, और माधो सिंह जी की हेल्प के लिए ये पेशवा आए थे महाराणा साहब के कहने पर। माधो सिंह जी के मामा श्री थे महाराणा मेवाड़, और उनकी वजह से मदद के लिए आए। और जो आप यहाँ एक बहुत बड़ा पक्ष भूल रहे हैं, जाट एम्पायर को बिल्कुल भूल रहे हैं। जाट एम्पायर महाराजा सूरजमल से शुरू होता है, क्योंकि ठाकुर बदन सिंह जी ने तो अपने आप को कभी राजा माना नहीं था, उन्होंने सवाई जय सिंह जी का अपने आप को सामंत माना। और महाराजा सूरजमल का जो राज तिलक है वही 1755 में हुआ है। अब आप बताओ, 1755 में सूरजमल जी राजा बने भरतपुर के, और 1768 तक राजा रहे हैं, 67-68 तक। और इसी बीच में ये मराठा एम्पायर दिखाया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी ने क्या पेशवाओं से पेशवाई लेकर के राजा किया। और जो अलवर, जिसका आपका भी गृह जिला है, मेरा भी है, इसकी स्थापना सवाई प्रताप सिंह जी नरूका ने की, जो माचाड़ी के जागीरदार थे, और उन्होंने स्थापित किया। तो क्या वो उन्होंने पेशवाओं से स्थापित किया? नहीं, इंडिपेंडेंट बनाया। जो इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि 1759 में भरतपुर में और अलवर में, जयपुर में और मेवाड़ में, और पूरे राजस्थान में कहीं पर भी पेशवाओं का झंडा नहीं चलता था। ठीक है, आपने जो अभी तथ्यात्मक बातें रखी उससे एक बात तो बहुत सहज तरीके से समझ में आती है कि जब मराठों का राजस्थान में प्रभाव जिस ईयर काल में दिखाया जा रहा है, वो असल मायने में राजस्थान में बहुत ही सिग्निफिकेंट राज उस समय हुआ करते थे।
जिस तरह से आपने जाटों की बात की, अलवर की बात की, जयपुर की बात की, ये सब वो ही समकालिक काल है जिस समय राजस्थान में इन सब के राज थे और कहीं पर भी ये फ्लैग नहीं था, यानी कि मराठों का फ्लैग नहीं था। मेरा प्रोफेसर साहब आपसे एक सवाल है, इतिहास के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और विजेता जब अपनी बात लिखता है तो वो दूसरे की वीरता नहीं लिखता। जैसे आपने थोड़ी देर पहले विश्लेषक की तरह से कहा कि 500 साल तक तो हम रेजिस्ट ही कर रहे थे, उस समय की जो विजेता हैं उनको कौन कंसीडर करेगा। तो मेरा कहीं ना कहीं ऐसा मतलब इतिहास के उस विद्यार्थी के रूप से जिसने कभी इतिहास केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा और रुचि के हिसाब से पढ़ा, उन्हें जो पढ़ाया गया वो ये कि देखिए भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भारत में मुगलों का कालखंड था, मुगलों से फिर अंग्रेजों ने सत्ता ली और इस बीच में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर अपना काम चला रहे थे। बस इतना ही इंडिया का हिस्ट्री विपिन चंद्रा जैसी, सतीश चंद्रा विपिन, इनकी किताबों में बता करके हमें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन इतिहास तो वो है जो हर साल हर दिन अभी जो अपन बैठ के बात कर रहे हैं ये भी इतिहास का ही हिस्सा है। तो ऐसे में इतिहासकारों का तथ्य कौन जज करता है कि ये सही है ये गलत है? देखिए, सबसे पहले तो जो बात आपने उठाई है, जब आइडियोलॉजी के बेस पर जब इतिहास लेखन शुरू होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आती है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि जहाँ आप मराठा आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना यहाँ चाह रहे हैं, तो जिस किसी ने भी इतिहास लेखन में यहाँ काम किया है उसने मराठा आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है। यदि आप इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें, राइज एंड फॉल ऑफ द मराठास की कहानी पर बात करें तो मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में होता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले हैं जो बीजापुर के शासक के यहाँ एक उच्च पद पर काम कर रहे हैं। आदिल साहब पूना की एक छोटी सी जागीर जो उस जमाने में गांव हुआ करता था वो उन्हें भेंट में दी जाती है। तो शिवाजी पूना की उस जागीर से शुरुआत करते हैं और मुगलों के साथ उनका संघर्ष चलता है और फाइनली 1674 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर और अपने आप को छत्रपति की उपाधि लेकर वो गद्दी पर बैठते हैं। 1674 से 1680 ये पीरियड शिवाजी का एक छत्रपति के रूप में स्थापित होता है। उसके बाद जिन छत्रपति की हम बात करते हैं उसमें अगले शासक संभाजी होते हैं। 1681 से 1689 पीरियड होता है। संभाजी को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, इसलिए उनके एक भाई जो शिवाजी की एक अन्य पत्नी से थे, राजा राम उनका नाम था, 1689 से 1700 इनका शासन रहता है। 1700 में इनकी मृत्यु के बाद इनका एक पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से या शिवा द्वितीय हम उन्हें कहते हैं, वो उस समय नाबालिग हैं, तो इसलिए राजा राम की पत्नी ताराबाई शासन संभाल लेती हैं। 1700 से लेके 1708 ये पीरियड हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ताराबाई का मानते हैं। अब ताराबाई का जब शासन चल रहा है तो उधर साहू को रिहा कर दिया जाता है। तो ताराबाई और साहू के बीच में खेड़ के मैदान पर एक युद्ध होता है जिसमें ताराबाई को पराजित कर दिया जाता है और साहू शासक बनते हैं। साहू का पीरियड 1707 से 1748 है। छत्रपति का शासन यहाँ समाप्त हो जाता है। 1748 में जब छत्रपति का शासन यहाँ समाप्त हो जाता है, पेशवाओं का प्रभाव और पेशवाओं का शासन जब उसके आगे शुरू हो जाता है, तो 48 में जब छत्रपति का शासन समाप्त हो गया तो ये 1759 में मराठा एम्पायर का जो एक्सटेंट आप बता रहे हैं, पूरे राजपुताना में आप बता रहे हैं और भी आगे जो भी बता रहे हैं उसको मैं नहीं जानना चाहता, स्पेसिफिकली जो राजपुताना के ऊपर आप अपना एम्पायर बता रहे हैं। एम्पायर का मतलब ये हुआ कि ये सारी स्टेट्स उनके अधीन थीं, जबकि ऐसा नहीं था। तो तथ्यात्मक दृष्टि से ये जो नक्शा है, जो मैप है, ये जो तथ्य दिखाने की कोशिश है, ये सरासर गलत है। ओके सर, मैंने शुरुआत में भी एक बात रखी थी और आपने भी उस बारे में बात की थी कि इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। तो क्या ये प्रयास किया जा रहा है कि
मराठा जो कि निश्चित ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, भारतीय गौरव, भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही गौरवशाली रहे हैं, ऐसे में मराठाओं को राजपुताने के ऊपर दिखाने के पीछे असल मंतव्य एज ए हिस्टोरियन आपको क्या लगता है? मैंने अभी समसामयिक बात मैं पूछ रहा हूँ। मैं यही कर रहा हूँ कि यहाँ मराठा आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ये इसके पीछे भाव दिखाई देता है। मराठा आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करना, ये स्टैब्लिश करना कि हमारा एम्पायर इतना बड़ा था, तो उस आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझने वाले इस तरह का लेखन कर रहे हैं जो फैक्ट्स का, तथ्यों का प्रयोग गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, एक विश्लेषक की भूमिका में अगर मराठा आइडेंटिटी को इस तरह से पब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता इससे देश के अंदर ही लोग बट जाएंगे? मैं तो केसरिया पहन के बैठा हूँ, रामराज मिशन से जुड़ा हूँ। मेरे समाज को बांटने की प्रक्रिया है। जो समाज अभी तक मुगलों के खिलाफ एक हो रहा था, मुस्लिम के खिलाफ एक हो रहा था, उसमें अब मराठा और राजस्थानी अलग अलग होंगे। और एक चीज बता दूं आपको, मराठा जाति और राजपूत जाति ये दो अलग अलग जाति ही नहीं है, दोनों ही क्षत्रिय हैं और दोनों के वंश एक हैं। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो बात है, उनका जो कोरोनेशन होता है, और जब ये बात उठाई जाती है कि कोरोनेशन तो ब्राह्मण तो क्षत्रियों का ही करता है, ये कहाँ के क्षत्रिय हैं, तब गागा भाट आते हैं और मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह जी के टाइम से उनकी वंशावली देते हैं कि दे आर सिसोदियाज, कि ये गोहिलोत वंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो शिवाजी महाराज के जो भोंसले कुल है वो एक उपकुल है सिसोदिया कुल का। सिसोदे, महाराष्ट्र के अंदर सिसोदे, घोड़पड़कर और भोंसले, ये तीनों ही सिसोदियां हैं और तीनों में आपस में वैवाहिक रिश्ते नहीं होते हैं। जीजाबाई जो शिवाजी महाराज की माताश्री हैं, वो लखोराव जादव की सिंधखेड़ के जागीरदार की बेटी हैं। वो जादौन भाटी, ये जादौन करौली वालों का परिवार है। तो मराठा और राजपूत तो अलग है ही नहीं। फिर ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? हम तो एक साथ ही मिलकर लड़े हैं। जब शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह जी के साथ आते हैं, तब जीजाबाई जी उनसे कहती हैं कि आप सूर्यवंश के सिरमौर हैं, राम के वंशज हैं, मैं अपना पुत्र आपको सौंप रही हूं, इसके साथ कुछ हो नहीं जाए। तो मिर्जा राजा जयसिंह जी वहां उनको वचन देते हैं कि राम सिंह, जो उनका पुत्र था राम सिंह की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु मैं नहीं होने दूंगा, मेरा बेटे की तरह धर्मपुत्र है मेरा। और वही हुआ। जब अंग्रेज ने औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया, तो कुंवर राम सिंह उनको निकालकर महाराणा राज सिंह जी और दुर्गादास जी से मिलाते हुए वापस पहुंचाते हैं। तो जयपुर, राजपूत, मराठा, ये तो एक ही चीज है, ये अलग अलग है ही नहीं। मराठा महाराष्ट्र में रहने की वजह से बोल देते हैं, ऐसे ही डोगरा कश्मीर में रहने से बोल देते हैं। ये क्षेत्रीय आइडेंटिटी है, रीजनल आइडेंटिटी है, कास्ट इनकी अलग अलग नहीं है। इसीलिए उदयनराजे भोंसले जी का विवाह कहाँ हुआ है? जो छत्रपति उदयनराजे भोंसले हैं सतारा के, उनका विवाह ठाकुर मदन सिंह जी दाता की बेटी से हुआ है शेखावतों में। ये कोई अलग अलग प्लेन नहीं है। फर्क ये है कि वहां पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है, आपने अभी देखा होगा। तो ये उसको और हवा देगा कि भाई हम तो तुम पे पहले भी राज करते रहे, अब तो तुम पीटेंगे। तो ये जो केवल 60, जैसा डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि 1748 के बाद एक्चुअली मराठा एम्पायर नहीं था। तो पेशवाज का जो 50-60 साल का काल है, इस काल को यदि हम पूरे भारत पर थोपते हैं, एक तो हम जाट एम्पायर को खत्म कर देते हैं। फिर जाट तो शुरू ही नहीं हुए, महाराजा सूरजमल का तो कोई राज ही नहीं था, वो तो पेशवा के अधीन मान लिए गए। दूसरी बात, हम बाकी जो प्रिंसली स्टेट हैं, इनको फिर कहां से पैदा करेंगे? अब देखते हैं कि इन्होंने ये कर दिया। आइडियोलॉजी ये है पेशवाओं को छत्रपति जी से ऊपर बिठाना और फिर पेशवाओं को पूरे भारत में सबसे ऊपर बैठाना, जो कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगी, हमारी समाज के अंदर घातक सिद्ध होगी। ये महाराष्ट्रियन और राजस्थानी में समाज बढ़ जाएगा। अभी तक तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, हरियाणा वालों को तो पता ही नहीं चला है। उनको जब पता चल जाए, अब देखो नहीं, जो विरोध करने वाले हैं राजस्थान में, वो उसी पार्टी के तो है ना, जो पार्टी सत्ता में है। तो पार्टी को खुद को भी प्रॉब्लम आएगी इसमें। एक हल्के से एक राजनीति में और इसमें एक इतिहास का एक स्टेटमेंट कभी कभी पूरा बिगाड़ देता है। ऐसा कई बार हुआ है, हमने देखा है कि जो एक एक स्टेटमेंट से सरकारें चली गई। तो इनको जो एनसीईआरटी का, जैसा आपने प्रश्न किया था, मैं भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब से, कि वो बेचारे जिन इतिहासकारों को वहां बुलाते हैं, उनको खाली चाय पानी पिला के भेज देते हैं, कुछ लिखवाते भी हैं।
या फिर सीधा यही कहते हैं कि साहब एचआरडी मिनिस्टर ने कहा यही थोप दो? यही थोप दो, क्या होता है सर ऐसे? नहीं, ये डेफिनेटली किसी न किसी आइडियोलॉजी के बेस पर ये इतिहास लेखन का काम हुआ है। और एक पॉइंट हम और भूल गए कि इसी नक्शे में कुछ शहरों के नाम हैं। हाँ, उसमें डॉट देकर ये शहर का नाम बताया गया है कि ये भी मराठों के अधीन थे, और उनमें से जयपुर शहर का नाम भी दे रखा है। तो जयपुर कभी भी, इसमें लिखा है सिटी रूल्ड बाय द मराठास एंड द एलाइज, तो सिटी रूल्ड बाय मराठास में जयपुर का नाम अगर आता है तो ये बहुत ही भ्रामक है। और यहाँ मैं जैसा पहले भी कहा कि तथ्यों का प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए। इतिहास का पुनर्लेखन तथ्यों को सामने रखकर होना चाहिए। उसको आइडियोलॉजिकल बेस बनाना इतिहास लेखन के लिए और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता सर मेरा एक सवाल है, हम जब मतलब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे उस समय जो हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ा उसमें एक तथ्य था कि मराठों का राजस्थान में आक्रमण होता था, राजपुतानों में आक्रमण होता था, लूटने के लिहाज से होता था, और ऐसे में यहां से उन्हें चौथ दिया जाता था, मतलब कि एक तरह से कि आप हम पर आक्रमण ना करो, इसके लिए उन्हें अपनी तरफ से कुछ बंदियां दी जाती थी कि साहब हफ्ता वसूली टाइप से, मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर लुटेरे की तरह से आते थे। और इवन मतलब मैं शायद डिस्टॉर्टेड इतिहास पढ़ा हूं या जो भी है, लेकिन जो मेरे सामने उपलब्ध हुआ उसमें जो मैं थोड़ी देर पहले जिक्र में लिया था कि जयपुर के राजा ईश्वर सिंह जी जो हैं उन्होंने उस हफ्ता वसूली के डर से, ऐसा इतिहास मैंने थोड़ा पढ़ा है, मुझे करेक्ट करिएगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्या ये जो अभी शहर दिखाए हैं कि जयपुर अधीन था उनके या उनके अलाइज के, क्या ये चौथ देने के आधार पर इस तरह से फ्रेम किया गया है कि ये सब जब कर्ज पैसा देते ही थे तो अधीन ही तो हुए? देखिए, मराठा ये दो तरह के कर वसूल करते थे, एक चौथ था और एक दूसरा सरदेश मुखी था। चौथ 1/4 ऑफ दी, जिसे आप बूटी कहते हैं, लूट का माल कहते हैं, और सरदेश मुखी जो था, जो उनके डायरेक्ट अधीन जो लैंड होती थी उसका 1/8 लगभग रेवेन्यू लैंड टैक्स लिया जाता था। तो जब सरदेश मुखी डायरेक्ट उनके अंडर में जो लैंड थी उससे लिया जाता था, और ये चौथ केवल बूटी के रूप में और लूट के रूप में लिया जाता था, तो लूट का जब 1/4 मिल गया तो उसके बाद वो क्षेत्र उनके एम्पायर का हिस्सा कैसे हो गया, ये समझाना बहुत मुश्किल है। सर अगर आप किसी को रेगुलर वसूली दे रहे हो, रेगुलर वसूली नहीं होती थी, लड़ाई क्यों होती है? वो यदि तो होती लड़ाई के समय में, नहीं लड़ाई के लिए ऐसा कहा जाता था कि लड़ाई इसलिए होती थी क्योंकि देना बंद कर देते तो वो लड़ने आ जाते थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा 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 कतई नहीं था। उसके लड़ाइयों के पीछे कई कारण हैं। लड़ाई के और कारण हो सकते हैं, लेकिन जो जयपुर की लड़ाई है उसमें तो कारण बहुत अलग है, इसमें लूट से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन लूटने के बाद 1/4 जो मिल गया, उसके बाद में कोई ये ना हो, ये नहीं होगा कि आप जो है उसको रेगुलर 1/4 कोई उसमें से आप दिए जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं था। ये बहुत ही भ्रामक स्थिति है जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1/4 जो है वो हमेशा ही देना पड़ता था, ऐसा कतई नहीं था, कहीं दूर नहीं था। सरदेश मुखी जो 1/8 ऑफ द लैंड टैक्स लेते थे, वो उस लैंड पर से लेते थे जो डायरेक्ट मराठों के अधीन लैंड होती थी। तो अगर यहाँ से सरदेश मुखी नहीं है तो वो डायरेक्ट लैंड, प्रिंसली स्टेट्स उनके अधीन कैसे हो गए, ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। सर मेरा सवाल इसीलिए है क्योंकि मैंने ईश्वर सिंह जी का जो किस्सा लिया वो इसीलिए मैं लेना चाह रहा हूं क्योंकि इतिहास में कहा जाता है कि वो मराठों के कर से दुखी थे, उनकी मांगों से परेशान थे, इसलिए उन्होंने मतलब इस तरह का कदम उठाया। आत्महत्या करने के पीछे बहुत कारण थे। आत्महत्या करने के पीछे वो वहां की जयपुर की गद्दी का विवाद था, और ये विवाद ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, जो भाई थे उन दोनों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष था, और माधो सिंह ने मराठों से सहयोग मांगा था। उसमें चौथ वसूली से संबंध कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, वो केवल माधो सिंह को मदद करने के लिए यहाँ आए थे, और उसके दबाव में ईश्वरी सिंह ने
क्योंकि वो मराठों का सामना नहीं कर पा रहे थे, अपने भाई का सामना नहीं कर पा रहे थे, उस गठबंधन का सामना नहीं कर पा रहे थे जो माधो सिंह के साथ बना, जिसमें बूंदी शामिल था, उसमें मेवाड़ शामिल था, उसका सामना नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की थी। क्या इसको ये नहीं कहा जा सकता कि माधो सिंह के साथ मराठे हो गए थे, इसलिए ईश्वर सिंह लगे कि मैं कमजोर हो गया? ये संभव है। इसमें मेरा एक पॉइंट है जी, मैं इसको पूरा खोल देता हूं। सवाई जयसिंह जी 43 में चले जाते हैं। सवाई जयसिंह जी 43 में इस दुनिया से चले जाते हैं और वो चाहते थे कि माधो सिंह जी के लिए उन्होंने वायदा किया था मेवाड़ महाराणा से, क्योंकि वो उनके भांजे थे और महारानी चंद्रावती के बेटे थे, कि इनको राजा बनाएंगे। लेकिन राजा जो राजतंत्र था भारत का, प्रिंसली स्टेट्स का, ये इंग्लैंड जैसा राजतंत्र नहीं था कि राजा जो तय कर देगा उत्तराधिकारी बन जाएगा। यहाँ उत्तराधिकारी सदा ही जागीरदार तय करते थे। जो छोटे बड़े ठाकुर थे उनकी सिस्टम था, वो इसको तय करते थे कि राजा बनेगा कौन। तो कछवाहों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ईश्वर सिंह बड़े हैं और माधो सिंह जी को राज बनाए। तो ईश्वर सिंह जी राजा बन गए, 1743 में राजा बन गए सवाई जयसिंह जी के जाने के बाद। लेकिन माधो सिंह जी लगातार प्रयास करते रहे अपना हक लेने के लिए, अपने मामा श्री महाराणा से मदद मांगने के लिए। और ये वो पीरियड है कि जब मराठा के जो पेशवाज थे वो महाराणा साहब के साथ थे, क्योंकि 1748 तक साहू जी महाराज फर्स्ट जीवित थे। और जब तक साहू जी महाराज फर्स्ट रहे हैं तब तक पेशवा ताकतवर नहीं रहा है। जिस पेशवा को सबसे ज्यादा ताकतवर बताया है इतिहास में, वो पेशवा बाजीराव फर्स्ट हैं, जिन्होंने छत्रसाल बुंदेला के साथ मदद की। और वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनके हाथ में सत्ता नहीं थी, सत्ता साहू जी फर्स्ट के हाथ में थी। जब वो जयपुर आए थे तब जयपुर में वो महाराजा ने उनको ऑफर किया बराबर की सीट दीवान के बगैर, तो वो नीचे जमीन में बैठ गए पेशवा बाजीराव फर्स्ट। उन्होंने कहा आप तो मेरे मालिकों के मित्र हैं, दोस्त हैं, मालिक हैं, मैं नहीं आपके साथ बैठ सकता। साहू जी महाराज भी आपका सम्मान करते हैं, इसलिए वो जमीन में बैठ गए। जब वो मेवाड़ महाराणा के पास गए तो उन्होंने कहा हमारे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ही कहते हैं कि हमारा बड़ा ठिकाना मेवाड़ है, तो मैं यहाँ गद्दी पे बराबर में नहीं बैठ सकता, मैं जमीन में बैठूंगा। ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट की बात है जो साहू जी महाराज के अंडर में थे। अब माधो सिंह जी जब शासन के लिए करते हैं तो आप दूसरे युद्ध का जिक्र मत कीजिए, पहले युद्ध का जिक्र कर लीजिए जो बगरू में होता है। और बगरू में जिसमें सूरजमल जी, कुंवर सूरजमल हैं उस समय वो, क्योंकि ठाकुर बदन सिंह जीवित थे उस समय, सूरजमल जी ईश्वर सिंह की तरफ से लड़ने आते हैं। और सूरजमल जी के साथ ठाकुर दलेल सिंह हैं, दूलाराव साहब हैं, और खंगारो मैं भूल रहा हूं दूदू वाले, इन्होंने मिलके मराठों की सेना को, मेवाड़ की सेना को, बूंदी की सेना को, इवन जोधपुर की सेना को बगरू में हराया। अब जब दोबारा वो लड़ने आए तो ईश्वर सिंह जी कंफर्म थे कि मेरी तो सेना हरा ही देगी, मेरे पास तो बहुत बड़ा अलायंस है। उस समय तक सूरजमल जी ईश्वरी सिंह के साथ हैं। अब होता यह है कि इनके एक सेनापति हैं जिनका नाम नाथानी करके, और ये वो युग है कि बाहर से ट्रेंड सेनापतियों को देश में लाने लग गए। तो नाथानी भी ऐसे ही ट्रेंड होके आए थे और वो ईश्वरी सिंह जी को कहते रहे, मेरी राजस्थानी में कहते रहे कि मेरे खोशा में 1 लाख कछावा हैं, आप घबरा क्यों रहे महाराज। और जब सेना यहां आ गई टोंक के पास, ईश्वरी सिंह जी ने कहा सेना तो यहां आ गई, तो उन्होंने कहा साहब मेरा खोशा फट गया, यानी मेरे गद्दारी हो गई। वो इसलिए चले गए, इसमें कर देना और ये नहीं, उनको ये लगा कि अब मैं लड़ूं कैसे 5 आदमी को लेकर। माधो सिंह के साथ महाराणा है, माधो सिंह के साथ बूंदी है, माधो सिंह के साथ मराठा है, और यहां मराठों ने थोड़ा सा उत्पात मचाया। आप देखो थोड़ा सा उत्पात मचाया। वो माधो सिंह जो मराठों को साथ लेके आया मित्रतावश, उसने देखा कि जयपुर के जागीरदार नाराज हो जाएंगे, उसने तलवार उल्टी घुमा दी और यहां पेशवा की सेना का कत्लेआम हुआ, जिसमें यह कहा जाता है कि बहुत ज्यादा महाराष्ट्र की सेना, पेशवाई सेना जयपुर में लाल हो गई सड़कें, और फिर वो यहां से परमानेंट भागे। तो जो माधो सिंह के ये मदद के लिए आए उसी ने उनको मार दिया, तो वो उनके अधीन तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद सिंधिया के 3 युद्ध हुए हैं, वो युद्ध चौथ वसूली के नहीं। सिंधिया अपनी बेटी राजा प्रताप सिंह को देना चाहता था और प्रताप सिंह जी तैयार नहीं थे, तो जोधपुर, उदयपुर और जयपुर तीनों ने मिलकर सिंधिया से 3 युद्ध लड़े हैं। 2 युद्ध में सिंधिया हारा है, तीसरे में फ्रांसीसी सेना और मुगलों की मदद से वो युद्ध जीता है। तो इतनी सी लड़ाई है। ईश्वरी सिंह जी ने आत्महत्या इसलिए नहीं की कि कर देना पड़ेगा, इसलिए कि सेना नहीं है, लड़ू कैसे। ठीक है, और फिर बाद में माधो सिंह का कब्जा हो। ठीक है। राजस्थान का इतिहास बहुत व्यापक है और जिस तरह से अभी हमारी चर्चा हुई, उस इतिहास में बहुत से ऐसे और भी वाकये आएंगे। जब इतिहास को हम पीछे जाके देखते हैं तो दिखता है कि कभी मेवाड़ और जयपुर के बीच अनबन है, मेवाड़ और आमेर के बीच अनबन है, कभी जोधपुर और मेवाड़ के बीच अनबन है,
आज का जब हम भारत देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो सब शहर हैं। आज हम पूरा राजस्थान 28 राज्यों में से एक राज्य है। हालांकि इतिहास को आज के नजरिए से देखना भी मेरी नजर में एक भूल लगता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप उस जमाने की दृष्टि से बात करते हैं तो जितनी भी रियासतों के नाम आप ले रहे हैं ये इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स हैं। कंट्री। और जब सॉवरन स्टेट होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वतंत्र हैं। उन सब रियासतों के इंडिपेंडेंट स्टेट होने के नाते उनके अलग फ्लैग्स हैं, उनके अलग कॉइन्स हैं, उनके अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उनका न्याय करने का सिस्टम है। तो उस जमाने में एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ जो संबंध होता था वो रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स होता था। क्योंकि इंडिया एज अ नेशन का कंसेप्ट भारत में बहुत बाद का है। 1928 में लाहौर अधिवेशन के बाद कहीं हम इंडिपेंडेंस की और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करना शुरू करते हैं। तो उससे पहले तो अगर मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा है तो उस मैट्रिमोनियल अलायंस को जाति के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में ना देखकर वो मैट्रिमोनियल अलायंस हो, चाहे पॉलिटिकल अलायंस हो, चाहे सोशल अलायंस हो, वो जितनी भी अलायंसेस हैं वो दो सॉवरन स्टेट्स के बीच में मानी जानी चाहिए। आज के संदर्भ में उसका स्वरूप बदल गया है क्योंकि हम आजाद इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये फर्क समझना पड़ेगा। हम इंडिया एज अ नेशन की जब बात करते हैं तो इंडिया एज अ नेशन का कंसेप्ट उस जमाने में नहीं था। और ये सिमिलर कहानी आप यूरोप में भी देख सकते हैं। यूरोप में भी ऐसा ही था। तो कोई भी वहाँ जब यूनिफिकेशन होता है, चाहे आप इटली की बात करें, चाहे जर्मनी की बात करें, तो वो सब छोटी छोटी रियासतों में थी और वो इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करती थी। तो ये जिसको आप मर्जर कहते हैं या जिसको आप इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं वो स्वरूप 1947 के बाद और 47 में पूरा नहीं होकर बहुत आगे तक, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में तो 1956 तक हम उस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है। आज के संदर्भ में चूंकि इतिहास जब जब चर्चा में आएगा इस तरह के सवाल लेकर आएगा और कहीं ना कहीं अंकित इंस्पायर राजस्थान के पीछे का उद्देश्य भी यह है कि एटलीस्ट हम राजस्थानी जब आजाद भारत में जी रहे हैं तो इतिहास को हम उस नजरिए से देखें जो उस समय का था और उस समय के इतिहास में कोई त्रुटि ना हो। इसी प्रयास के साथ हम इतिहास के विश्लेषकों को, जानकारों को आपके साथ में इसी तरह साझा करने का प्रयास करते रहेंगे। जैसा पहले भी बातों में चर्चा हुई कि इतिहास के तथ्य नहीं बदलते, तथ्यकारों के अपने नजरिए और अपनी बायसेस होती हैं। वो उसको उस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें किसी आइडियोलॉजी को, किसी विचारधारा को बलवती रखना होता है और संभवतः यही एक आदमी दंभ पालता है क्योंकि वो पीछे जाकर देख नहीं सकता। उसके गुरूर के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी होता होगा। इतिहास को लेकर के इस तरह का विमर्श अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारा प्रयास है कि राजस्थान के उस इतिहास को आज के नजरिए से देखा जाए। आज समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की परिस्थितियां मेवाड़ की रही होंगी जब मेवाड़ की जिक्र अकबर के संदर्भ में होती थी। हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे होते होंगे दुर्गा सिंह जब वो घोड़े पर बैठे बैठे रोटियां सेक लिया करते थे। वो सारी किस्से कहानियों को हम समेटने का अपने इन सेशंस में प्रयास करेंगे। अगर आपको ये पसंद आता है तो जरूर हमें बताइएगा, हमें ताकत दीजिए, हमें इन सेशंस को ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचाइए ताकि हम आज के यूथ को और आज के राजस्थान को इन सारी कहानियों से अच्छे माध्यम से व्यक्त कर पाएं। पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रेजेंट हुए उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।